कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, आ, मॉडल पेपर 2000 मॉडल पेपर 2022-23 अब विषय हिंदी का खंड ब आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जो छात्र खंड अ नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में खंड अ की लिंक हम दे देंगे और खंड अ वाली वीडियो को पहले देख लेंगे, क्योंकि इस बार कक्षा 10 का हिंदी विषय का जो प्रतिरूप है वह पिछले वर्ष की अपेक्षा बदला हुआ है। इस न्यू पैटर्न पर प्रश्न आएंगे तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। खंड ब को हम लोग देखते हैं। खंड अ तो हो चुका है। खंड ब में 50 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न गद्य खंड से रहेगा, जैसे कि हिंदी में 3 खंड हैं, हिंदी गद्य खंड, हिंदी काव्य खंड और हिंदी संस्कृत खंड। तो तीनों से रहेंगे और तीनों खंडों का गद्य खंड तो सेम है जैसे रहता था, लेकिन काव्य खंड और संस्कृत खंड में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। संस्कृत खंड तो कुछ ठीक है, लेकिन काव्य खंड में ज़्यादा एक तरह से कह लें परिवर्तन हुआ है। गद्यांश को लेते हैं कि गद्यांश में पहला है, यह कोई बात नहीं है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उसी तरह से उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये गद्यांश है। गद्यांश में भी देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि किस पाठ से आया है। पहला प्रश्न है, इसके नीचे 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। उसमें लिखेंगे रेखांकित अंश यही है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मित्रों का स्वभाव एक समान हो, उनकी रुचि एक समान हो, बल्कि समाज में इसके विपरीत भिन्न स्वभाव वाले, भिन्न रुचि वाले लोगों की मित्रता देखने को मिलती है। प्रायः व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसके पास नहीं है, उन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति के साथ वह मित्रता करे। तो इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से ही लेते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्यों हटा देंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें अपने गुण से भिन्न गुण की आवश्यकता होती है। जो गुण उनमें नहीं है वही गुण उनको चाहिए। यही चीज़ें इसमें लिखेंगे, क्योंकि उन्हें अपने गुण से भिन्न गुण की आवश्यकता होती है। अथवा दिया है, अथवा भी देख लेते हैं, लेकिन करना एक ही है, ये ध्यान रहे। ये नहीं कि दोनों आ रहा है तो दोनों करें, कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं
ये आप अथवा भी जान जाइए। हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भी पृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये कहानी है आपके गद्य खंड में ही ममता पाठ है जो जयशंकर प्रसाद जी की है। तो इसके लिए संदर्भ पहला पूछ रहा है, गद्यांश का संदर्भ। तो हेडिंग डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की अंश का भाव लिखा है, तो हम रेखांकित अंश का भाव भी लिख सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे व्याख्या कहा है, व्याख्या बढ़ा चढ़ा के हो जाता है। व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता स्वर्ण आभूषणों से युक्त भरे हुए थाल जो कि उसके पिताजी लाए हैं उसको देखती है तो चौंक जाती है और उनसे वह कहने लगती है कि पिताजी, परमपिता परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध आपका यह साहस व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनकी इच्छा दुख देने की है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप ये जो लाए हैं स्वर्ण आभूषण, इन्हें ले जाइए, इनको मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पिताजी बहुत समझाते हैं कि बेटा ये तुम्हें विपत्ति के समय काम देगा। वह कहती है कि क्या मुझे भीख नहीं मिलेगी? क्या इस धरती पर कोई हिंदू नहीं बचा रहेगा जो इस विधवा ब्राह्मणी को दो मुट्ठी अन्न दे सके? यह ले जाइए, मुझे स्वीकार नहीं है। तो इस तरह से व्याख्या लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न आ जाता है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो ममता द्वारा किस कार्य को इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो ममता द्वारा पिता के द्वारा लाए गए स्वर्ण आभूषणों को स्वीकार करना ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, इसलिए वह स्वीकार नहीं करती है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दूसरा। अब ये न्यू पैटर्न पर है दूसरा, क्योंकि अब इसमें भी 3 प्रश्न दे दिया है जो कि 2-2 नंबर के हैं। अब ये पूरी की पूरी व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी, जो अंडरलाइन है उतना ही का वो भी पूछेगा तब। तो पहले से आसान हो गया है, पहले जो रहता था उससे कहीं आसान हो गया है। इस नंबर बांट दिया गया है, तो नंबर बांट दिया गया है तो नंबर कटना बहुत कम चांसेज है कि नंबर कटेंगे। पद पढ़ लेते हैं हम। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। न चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी, लयहो है लेकिन आप लंघे पढ़िएगा जो किताबों में है। इसमें पहले ही दिख रहा है यहाँ कि सूरदास जी इस पद के लेखक सूरदास जी हैं। तो इसके लिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के सूरसागर महाकाव्य में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात आती है तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और ये रेखांकित अंश हैं कि प्रस्तुत अंश में भक्त शिरोमणि सूरदास जी
कहते हैं कि प्रभु करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं। इनकी कृपा जिस पे हो जाती है इनकी कृपा जिस पे हो जाती है वह बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है और रंक सिर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि गरीब व्यक्ति धनवान हो जाता है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है इसी तरह का प्रश्न पूछेगा। कभी अलंकार पूछ देगा, कभी रस पूछ देगा, कभी छंद पूछ देगा, कभी गुण पूछ देगा, कभी शैली पूछ देगा, कभी भाषा पूछ देगा। तो इस तरह से पूछेगा। काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं उनसे एक प्रश्न रहेगा। तो इसमें अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, तो पूरे की बात हो रही है। कौन सा अलंकार देख लेंगे, कई अलंकार मिलेंगे। चरण कमल यहाँ की बात है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल की बात है तो रूपक अलंकार है। आगे लेते हैं। सूरदास स्वामी स है तो अनुप्रास अलंकार है। बार बार है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश तीन तीन अलंकार हैं, आप चाहे तो तीनों लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का अथवा लेते हैं। इसका प्रश्न दूसरे पेज में है, अथवा लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। करना एक ही है जो आसान लगे। सुनि सुंदर बैन सुधार ससाने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें कुछ छोड़ दिया है। समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी तेहि अवसर सोहे सबय सबय रहेगा। अवलोकत लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। तो इसकी अंडरलाइन दिया है तो अंडरलाइन की व्याख्या तो जरूर होगी, तो हम पहले व्याख्या कर ही लेते हैं, समझ लेते हैं। तो संदर्भ भी जरूर रहा होगा, संदर्भ भी देख लेते हैं कि इसका संदर्भ क्या होगा। पहले ही दिख रहा है यहाँ पर तुलसीदास जी का है और ये सवैया छंद में है। तो तुलसीदास जी का सवैया छंद में वन पथ पर पाठ है। तो संदर्भ ले लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में कवितावली में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्राम बधूटियाँ सीता जी से राम जी का परिचय पूछती हैं तो यह बड़े चतुराई पूर्वक आँखों से इशारा करके रामचंद्र जी का परिचय बताती हैं। तो उस समय जो सुंदर दृश्य रहता है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के या प्रेम रूपी तड़ाग में, प्रेम रूपी तालाब में, सरोवर में श्री राम रूपी सूर्य उदित हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं और समस्त ग्राम बधूटियाँ, ग्रामीण स्त्रियाँ रूपी या ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल में सुंदर कलियां खिल गई हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न इसमें से क्या पूछा है देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ अनुराग तड़ाग, तो अनुराग तड़ाग में प्रेम रूपी तालाब, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और दूसरा है मनु मंजुल कंज कली, तो यहाँ पर जन जानो मन मानो है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कल्पना की बात हो रही है। वैसे म है तो अनुप्रास भी हो गया, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा ज़्यादा है
मतलब ज़्यादा उसका वजन है कहें तो उत्प्रेक्षा अलंकार मान लेंगे। और अलंकार देखने की बात हो रही थी, सब में अगर देख लें तो सुनि सुंदर सुधारस साने, यहाँ पर स है तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जानकी जानी भली, यहाँ पर भी ज है तो अनुप्रास अलंकार ही है, यानी कि अनुप्रास अलंकार भरमार है। लेकिन अब इन पंक्तियों में पूछा था तो यहाँ रूपक अलंकार है, इस लाइन में पूछा था तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा प्रश्न है संस्कृत खंड, जो कि यह भी कुछ परिवर्तित पैटर्न पर है। पहले क्या होता था कि एक गद्यांश देता था अथवा करके नीचे पद्यांश देता था, इस श्लोक दोनों में से जो करना होता था वो करिए, और 4 नंबर का ही होता था। अब ये 5 नंबर का गद्यांश कर दिया है, 5 नंबर का पद्यांश भी कर दिया है। अब इसमें थोड़ा संस्कृत का बढ़ गया है दायरा, तो इसमें गद्यांश भी एक करना है, जो आसान लगे वो करना है। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं जो आसान लगे। गद्यांश में है, पहला है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरितः। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। तो इसमें ऐसा नगरी, तो यह पाठ कई बार पढ़े होंगे, संस्कृत खंड का प्रथम पाठ है। तो ये पाठ आता है, नगर की बात हो रही है जहाँ भारतीय संस्कृति भी है और संस्कृत भाषा भी है। तो संस्कृत भाषा वाली एक ही नगर है वाराणसी। वाराणसी, तो इस पाठ का नाम भी वाराणसी है। तो संदर्भ ले लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद कह रहा है तो हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, व्याख्या नहीं डालेंगे, हिंदी में अनुवाद डालेंगे। अब हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यानी यह नगर भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, माने केंद्र स्थल है। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव, माने यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयस्य, माने संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र प्रसरितः हर जगह फैला है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश हर जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, माने मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। स माने वह, तेसाम माने उस, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने इतना, प्रभावित माने प्रभावित हुआ, वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ यत् कि उन्होंने या उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करा दिया। और इतना प्रभावित हुआ कि उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में ही करवा दिया। तो चाहे तो आप इसे लिख लें कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश हर जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवा दिया था। नहीं करना है तो अथवा पे आ जाए। अथवा को देख लेते हैं कि अथवा में है कि
कि मानव जीवन संस्करणम संस्कृति ला संस्कृति ही माने भारतीय संस्कृति नामक पाठ से यह लिया गया है। और पढ़ लेते हैं, पहले देख लीजिए। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च दर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। तो यह पाठ है भारतीय संस्कृति। पाठ का नाम भारतीया कह लें, भारतीया संस्कृति। संदर्भ ले लेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। समझते हैं अर्थ इसका। हिंदी अनुवाद डालेंगे, हिंदी अनुवाद। मानव जीवनस्य मानव जीवन को संस्करण माने संवारना ही संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वज मानव जीवन को संवारने के लिए महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, महानतम माने बहुत प्रयास, अकुर्वन् माने किए थे। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत प्रयास किए थे। ते तो लिखा है, ते होगा। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, ते माने वे सब या उन्होंने अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय हमारे जीवन को संवारने के लिए यान माने जिन, आचारान माने आचरणों, विचारान च और विचारों, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को आदर्शयन माने दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वे सभी हमारी संस्कृति हैं। ये तो और आसान है। भारतीय संस्कृति कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वज मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाए, वे सभी हमारी संस्कृति हैं। तो चाहे तो इसको लिख लें। आते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 पर कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पद्यांश है, पहले पद्यांश पढ़ लेते हैं। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वा अर्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवति। तो पहले पकड़ना है किस पाठ से है। तो ये यक्ष प्रश्न पूछे हैं कि क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय होता है, क्या त्यागने पर शोक नहीं करता है, क्या त्यागने पर धनवान होता है, और क्या त्यागने पर सुखी होता है। ये प्रश्न था। तो उसके जवाब में युधिष्ठिर साहब उत्तर देते हैं यक्ष को। ये युधिष्ठिर का है। तो ये पाठ आपका आ जाएगा जीवन सूत्राण। तो पहले संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद करना है, व्याख्या आपको नहीं करनी है, खूब बढ़ा चढ़ा के करना है। हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि मनुष्य बढ़ा लेंगे, नहीं लिखा है तब भी। मनुष्य मानम हित्वा प्रियो भवति, मान को हित्वा माने त्याग करके, मान माने कह लें कि अभिमान, घमंड। तो मनुष्य अभिमान को त्याग करके प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को हित्वा माने त्याग करने पर, न माने नहीं, सोचत माने शोक करना, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता है। मनुष्य अभिमान को त्याग कर प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम को हित्वा त्याग करके, काम माने कह लें कि इच्छा को त्याग करके धनवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभ को त्याग करके सुखी होता है।
तो इस तरह से हो जाएगा। ये नहीं करना है तो अथवा देख लेते हैं। अथवा सही है तो अथवा आसान आपको लग रहा है तो अथवा कर लेते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसमें भी देख लेते हैं ये किस पाठ से आया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारतीय संस्कृति का हमारा दिव्य संदेश है, जो हमारी इच्छा है कि हर जगह फैले। वहाँ पर हम देखेंगे तो पढ़े हैं तो ध्यान में होगा। तो इसके लिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी में अनुवाद लिखेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सब लोग सुखी होवें, सर्वे संतु निरामया सब लोग निरोगी होवें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सब लोग भद्राण माने कल्याण देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् कोई भी दुख का भागी न होवे, कोई भी दुख का भागी न होवे। तो इस तरह से संस्कृत का निकल जाएगा। अब वीडियो हमारी बहुत लंबी भी हो रही है। अब बड़े बड़े प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। 5वें नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है देखते हैं कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंडकाव्य आ गया है और तो ये हमारे जिला के लिए सोनभद्र के लिए ज्योति जवाहर खंडकाव्य है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य करना है। इन ख ऑप्शन को करना है। 2 प्रश्न दिया है, 2 में से किसी एक को करना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है खंड किसी एक का उत्तर देना है, तो किसी एक का उत्तर देना है अपने खंडकाव्य में से। आप ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिख दीजिए। कथा वस्तु माने सारांश, सार संक्षेप में लिख दीजिए। अथवा ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जो इसके नायक हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, नेहरू जी का चरित्र चित्रण कर दीजिए। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पर आते हैं तो वहाँ चरित्र चित्रण ज़्यादा बेटर होता है। अब करते हैं तो इसको हम अगले वीडियो में सारांश और चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से आप लोगों को देते हैं। अगला प्रश्न पेज पे देखते हैं क्या है। हाँ, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय भी ये निबंधात्मक प्रश्नों को छोड़ देते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों को आगे लेंगे। हाँ, आप जानते रहिए कि आपको जीवन परिचय लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाहे जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 में से किसी एक का। तो पहला हेडिंग आपका रहेगा जीवन परिचय। जीवन परिचय देंगे, जीवन परिचय में इनके संघर्ष भी उसमें डाल देंगे। उसके बाद कह रहा है कि इनकी एक प्रमुख रचना लिखने के लिए, एक प्रमुख रचना, और एक प्रमुख रचना पर 2 नंबर है, 3 नंबर जीवन परिचय पर है। तो ऐसे में आपको अगर 2-4 रचनाएं आपको अच्छे से आ रही हैं, विधा वाइज रचनाएं आ जा रही हैं जयशंकर प्रसाद जी की, उपन्यास, कहानी, नाटक, तो आप विधा वाइज रचना लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 नंबर आपका पूरा के पूरा मिल जाएगा। अगला प्रश्न उसी तरह से काव्य के कवि का भी है कि इसमें कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना की बात हो रही है, जिस पे 2 नंबर है। तो एक नहीं, हमें जितनी रचनाएं इनकी काव्य की पता रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी का जितना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला, नहचो बरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, जितनी सारी रचनाएं लिख दें ना। सुमित्रा नंदन पंत जी की है तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देते हुए थोड़ा सा साहित्यिक परिचय उसी में ले लेंगे। और उसके बाद इनकी एक रचना का बात कह रहा है तो जो भी रचना हमको पंत जी का है, गोसाई दत्त इनका नाम है, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो इनकी रचना ले लेंगे। कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदम्बरा, तो इनकी रचनाएं लिख लेंगे जो मशहूर है कम से कम। महाकवि सूरदास जी के तो सूरदास जी का भी हम चाहे तो लिख लें, किसी एक का ही लिखना है। तो इसको आप सब देख लेंगे कि इसमें से हमको कौन सा लिखना है। और आगे बढ़ते हैं, आज पूरे प्रश्नों पर चर्चा हो जाए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक श्लोक लिखना है, जबकि 2 श्लोक आपके इसमें आ चुका था, जो था
मानम हित्वा प्रियो भवति, इस तरह से था। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, और अगला क्या था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इन दोनों को छोड़ करके आपको कोई श्लोक लिख देना है। आप चाहें तो उसमें का भी लिख सकते हैं, जो प्रबुद्धो ग्रामीण वाला है, जो पत्र वाला पहली है, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। या आप वीर वीरेण वाले में से भी लिख सकते हैं, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः, वीर भाव वहीं वीरता। या तो आप चाहें तो वाराणसी वाले में भी लास्ट में एक है, काशी की महत्ता को बताते हुए एक श्लोक है, बहुत अच्छा सा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूति यश विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नमीयते। तो इस तरह से आप श्लोक को एक लिखे जो इसमें ना आया हो, शुद्ध रहे, तो आपको 2 नंबर मिलना तय है। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है, और इस तरह से है। संस्कृत में 1 2 3 4 प्रश्न है, तो यह प्रश्न का उत्तर देना है। तो ध्यान रहे, जो बहुत आसान है उन्हीं 2 को उठाएंगे। जैसे कि वीर केन पूजते, पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूजते, बस केन हटा के वहाँ वीरेण कर देंगे, वीरः वीरेण पूजते, आपका हो गया। चंद्रशेखर कह आसीत, तो यहाँ से भी हम बस थोड़ा सा उठाना है, हटाना है, क हटा के देशभक्त कह दिए। चंद्रशेखर एक देशभक्त है आसीत, एक देशभक्त थे, तो आसान सा बन जाएगा। तो ये करना है। नहीं ध्यान में पड़ा है, आगे आते हैं, पूर्व राजा कह आसीत, तो पूर्व राजा भी तो भारत के एक वीर राजा थे। तो पूर्व राजा भारतस्य एक वीरः निरपः आसीत, कह हटा करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, पूर्व राजा भारतस्य वीर निरपः आसीत, वीर राजा थे। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति दिया है, इसको भी जान लो। भारतीय संस्कृत के मूल में क्या है, तो भारतीय संस्कृत के मूल में आप पाठ वहाँ पर पढ़े थे, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव, संसार के रचयिता ईश्वर। भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, भारतीय संस्कृत के मूल में है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति मूलम विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः अस्ति। तो इस तरह से कर लेंगे तो वहाँ पर हमारा ये प्रश्नोत्तर हो जाएगा। करना दो ये है, तो आप चारों कर सकते थे। तो संस्कृत में अब लास्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, निबंध आ जाता है। तो निबंध में पर्यावरण संरक्षण के उपाय दिया है कि पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है, उसके कौन कौन से उपाय हैं, उस पर आपको निबंध लिखना है। तो आप पर्यावरण में बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रस्तावना, फिर पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण भी इसमें डाल सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और फिर पर्यावरण के संरक्षण के उपाय, माने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, फिर निष्कर्ष डालेंगे। या आप आतंकवाद भी ले सकते हैं, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, तो पहले आतंकवाद की प्रस्तावना डालेंगे, फिर आतंकवाद का अर्थ ले लेंगे कि आतंकवाद का अर्थ, इसके बाद आ जाएंगे आतंकवाद के अर्थ में के बाद कि आतंकवाद के क्या कारण हैं, आतंकवाद होने के कौन कौन से कारण हैं, किस किस कारण से आतंकवाद उत्पन्न होता है, और आतंकवाद का जो रिजल्ट है, माने आतंकवाद के दुष्परिणाम, दुष्परिणाम अगला हेडिंग ले लेंगे, उससे क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आतंकवाद को दूर करने के उपाय कि कैसे कैसे आतंकवाद को दूर किया जा सकता है, उसमें 2-3 पॉइंट करके इस तरह से लिख सकते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष अपना उपसंहार डाल देंगे। जनसंख्या का निबंध आ जाता है, जनसंख्या लाभ हानि। कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या लाभ है या हानि है ना, माने जनसंख्या से लाभ एवं जनसंख्या से हानि, ये नहीं प्रश्न है, मतलब है जनसंख्या लाभ हानि। तो जनसंख्या कहने का तात्पर्य, ये प्रश्न आपके दिमाग में बनना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि कभी लाभ नहीं देता, हानि ही देता है। तो जनसंख्या लाभ हानि पर निबंध
आप ले लेंगे पहला हेडिंग प्रस्तावना, फिर जनसंख्या वृद्धि हानि के रूप में एक हेडिंग डाल लेंगे, फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण, किस किस कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है, फिर ले लेंगे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, कौन कौन से परिणाम जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उत्पन्न होता है, और उस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय माने निवारण, फिर उपसंहार। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि पे भी ले लेंगे। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महिला सशक्तिकरण, मिशन परी, कई सारी नारियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, तो इस पे निबंध आप ले लेंगे। पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा सशक्तिकरण का अर्थ कि सशक्त किसे कहते हैं, फिर ले लेंगे सशक्तिकरण अभियान जो चला है, सरकार चला रही है, उसका उद्देश्य क्या है। तो महिला सशक्तिकरण अभियान का उद्देश्य। आगे हेडिंग ले लेंगे कि महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, आज के समय में उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है। फिर महिला सशक्तिकरण और समाज, और लास्ट में उपसंहार डालेंगे। तो इस तरह से आपका ये पाठ प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इस प्रश्न में सबसे बड़ी परिवर्तन देखने को मिला है कि जो काव्य खंड है, काव्य खंड में भी आप देख रहे हैं कि प्रश्न आ गए हैं, काव्य खंड में भी प्रश्न आ गए हैं। और दूसरा परिवर्तन यह देखने को मिला है कि संस्कृत से भी बहुत ज़्यादा नंबर आ गया है। संस्कृत में 5 नंबर का गद्य हो गया है, 5 नंबर का पद्य हो गया है, और 2 नंबर का 2 नंबर का आपका हो गया है श्लोक हो गया है। 5 5 10 2 12, और 4 नंबर का प्रश्नोत्तर हो गया है। 12 4 16, संस्कृत खंड से 16 नंबर के आ रहे हैं, जबकि पद्य काव्य खंड और गद्य खंड से भी 16 नंबर के नहीं आ रहे हैं। 6 और एक जीवन परिचय ले लेंगे, 6 नंबर के आपके वो हो जा रहे हैं गद्यांश से। उसके बाद आपका जीवन परिचय हो जा रहा है 5 नंबर का, तो 6 5 11 नंबर के आ रहे हैं। उससे 11 5 16, अगर हम इतिहास को ले लेंगे तो 16 16 नंबर के उसमें से भी हो गए। 16 16 गद्य पद्य संस्कृत खंड से। तो इस तरह से ये आपका पेपर रहेगा। पेपर में आशा है कि आप समझ गए होंगे पेपर को ठीक तरीके से। पेपर में भी जो आप अभी न समझे हों तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको फिर से एक नए मॉडल पेपर को लेकर के आपकी तैयारी करवाते हैं। और वीडियो को अब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सूचना पाते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें, उन्हें भी लाभान्वित करें। और जल्द हम एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।